नमस्कार, अपना उत्तराखंड देख रहे हैं आप सभी। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। शुरुआत करेंगे खबरों की और सबसे पहले बात करेंगे सीएम धामी के कार्यक्रम की। सीएम धामी आज मसूरी गोलीकांड के शहीदों को श्रद्धांजलि देंगे। वो सुबह 11:30 बजे मसूरी पहुंचेंगे और शहीदों को श्रद्धांजलि देंगे। उनके साथ केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट भी रहेंगे। सीएम धामी इससे पहले बुधवार को खटीमा गोलीकांड के शहीदों को भी श्रद्धांजलि देने के लिए खटीमा पहुंचे थे। मसूरी गोलीकांड में शहीदों को सीएम धामी ने ट्वीट करके श्रद्धांजलि दी है। उन्होंने कहा है कि उत्तराखंड राज्य निर्माण आंदोलन में अपने प्राणों की आहुति देने वाले मसूरी गोलीकांड के अमर शहीदों को विनम्र श्रद्धांजलि। शहीदों का बलिदान हमें उत्तराखंड को एक आदर्श और प्रगतिशील राज्य बनाने की दिशा में काम करने की प्रेरणा देता है। तो देखिए, मसूरी गोलीकांड के जो शहीद हैं उन्हें मुख्यमंत्री ने याद किया। आज उनका यहाँ पे कार्यक्रम है। कल आपने खटीमा में भी देखा था। और मुख्यमंत्री जो है इन परिवारों से भी मिल रहे हैं, शहीदों के परिवारों से। और कुल मिलाकर जिस मकसद से उत्तराखंड बनाया गया और विकास जो मेन फोकस में था, मुख्यमंत्री उसी तरफ आगे बढ़ रहे हैं। उनका कहना है कि हम शहीदों की जो ख्वाहिश थी उसे पूरा करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बुधवार को चंपावत जिले के टनकपुर और बनबसा के दौरे पर पहुंचे और यहां उन्होंने रोड शो में हिस्सा लिया। बनबसा जगपुड़ा पुल से रोड शो करते हुए सीएम धामी टनकपुर में गांधी मैदान पहुंचे। इस दौरान सीएम के साथ सांसद अजय टमटा और विधायक कैलाश गहतोड़ भी रहे। सीएम ने लोगों का अभिवादन स्वीकार किया। सीएम ने यहां जिले के विकास के लिए कई घोषणाएं भी की। हमारा बिल्कुल घर है, माँ पूर्णागिरी का द्वार है और सभी के साथ मैंने संवाद किया है। बहुत सारी जो यहाँ की जन समस्याएं थी उनको सुना है, कुछ का हमने मौके पर ही निस्तारण करने का प्रयास किया और जो आगे की हैं उनको आगे प्रस्तावों में शामिल करेंगे और इस क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। सीएम धामी के चंपावत दौरे के बाद कार्यकर्ताओं में जोश भर गया है। सीएम धामी 20 दिन के अंदर 2 बार चंपावत के दौरे पर आ चुके हैं। इससे कार्यकर्ताओं में 2022 के चुनाव के लिए जोश भरा हुआ है। स्थानीय नेताओं ने दावा किया है कि 2022 में बीजेपी फिर से सत्ता में आएगी। धामी जी का मुख्यमंत्री बनना युवा कार्यकर्ता के लिए, हम लोगों के लिए बस जोश भरा है। 2022 में निरंतर हम तरक्की करेंगे, 60 पार अवश्य करेंगे, क्योंकि ऐसा यशस्वी ओजस्वी हमें धामी जी जैसा मुख्यमंत्री हमें मिला है। कार्यकर्ताओं में उत्साह तो उसी दिन भर गया था जिस दिन माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर धामी जी का नाम राष्ट्रीय नेतृत्व ने तय किया कि उन्हें मुख्यमंत्री बनना है। और उत्साह के साथ उन्होंने जैसे कहा नो पेंडेंसी पे हम काम करेंगे, तो किसी भी प्रकार की ऐसी घोषणा हम नहीं करेंगे जिसे हम पूरा ना कर सके 6 महीने के अंदर। पूर्व सीएम तीरथ सिंह रावत ने कोटद्वार में कहा है कि 2022 में बीजेपी 2/3 बहुमत से चुनाव जीतेगी। उन्होंने कहा है कि मोदी सरकार ने हर वर्ग के लिए काम किया है, जिसका लाभ उत्तराखंड के लोगों को भी मिला है। तीरथ सिंह रावत ने सीएम धामी की तारीफ की और कहा है कि धामी मोदी सरकार के एजेंडे को दरअसल आगे बढ़ा रहे हैं। और मैं कह सकता हूं कि ये जो प्रधानमंत्री मोदी जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है और जिस तरह आम जन के लिए सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, यही हमारा एजेंडा है। इसी को लेकर प्रदेश सरकार भी आगे बढ़ रही है और निश्चित है कि हमारा नौजवान पुष्कर धामी इस काम को आगे बढ़ाएगा, बढ़ा रहा है। देहरादून से बड़ी खबर आ रही है। जनता मिलन प्रोग्राम होगा शुरू। सीएम धामी इस प्रोग्राम को शुरू करेंगे। शनिवार को सीएम हाउस में प्रोग्राम है। सुबह 10 बजे से 12 बजे तक वो लोगों की समस्याएं सुनेंगे और उसका हल भी करेंगे। तो जनता मिलन ये कार्यक्रम, इसका नाम रखा गया है। और देखिए, अब बड़ी दिलचस्प बात यह है कि जब त्रिवेंद्र सिंह रावत मुख्यमंत्री बने थे, जनता दरबार लगा था, लोग समस्याएं लेकर आते थे और उनके व्यवहार को लेकर कई बार प्रश्न उठा था। अब यहाँ पर जनता मिलन कार्यक्रम का जिक्र हो रहा है, जो धामी जो है वो जनता की समस्याएं सुनेंगे। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट आज देहरादून में हैं, जहां पर वो रायपुर में मौजूद ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का निरीक्षण करेंगे। शाम 4 बजे इंडियन मिलिट्री एकेडमी जाएंगे और आईएमए में ही रुकेंगे। उधर गुचुपानी पिकनिक स्पॉट घूमने गए 3 युवकों की मौज मस्ती भारी जो है उन्हें पड़ जाती है। तीनों युवक दिन में यहां घूमने आए थे और तैरते हुए नदी के पार चले गए। अचानक नदी का जल स्तर बढ़ा तो नदी के तेज बहाव में तीनों तैरकर वापस आने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। देर शाम नदी में कुछ लोग फंसे होने की खबर एसडीआरएफ को मिलती है और मौके पर वो पहुंचती है। रात भर ऑपरेशन चलता है और उन्हें बचाया जाता है।
ऋषिकेश के सन गांव में पलायन और बेसिक सुविधाओं की मार झेल रहे लोगों की सुध आज तक किसी ने नहीं ली है। इन लोगों की समस्याएं मानसून के दिनों में काफी बढ़ जाती हैं। 3 महीने तक इस गांव का संपर्क कट जाता है, लेकिन पहली बार डोईवाला के एसडीएम लक्ष्मीराज चौहान ने गांव का दौरा किया और लोगों की समस्याएं सुनी हैं। ग्रामीणों ने सबसे पहले गाँव में सड़क की मांग की। ऋषिकेश सन गाँव के लोग परेशान हैं, गाँव में सड़क नहीं है। हमारी सबसे मेन समस्या है कि सड़क नहीं है हमारे यहाँ। आज एसडीएम साहब आए और उन्होंने खुद ही देखा कि कितनी प्रॉब्लम से, कितनी चलने के रास्ते नहीं है यहाँ पे। जैसे ही बरसात होती है रास्ते एकदम बेकार हो जाते, बह जाते हैं। अतिक्रमणकारियों के खिलाफ कार्रवाई सवालों के घेरे में आ गई है। रसूखदारों को सिर्फ नोटिस देकर छोड़ दिया जाता है। छोटे मोटे अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। एसडीएम का कहना है कि टीम बनाकर कार्रवाई की जाएगी और नोटिस देकर 1 हफ्ते का समय दिया गया है, उसके बाद कार्रवाई की जाएगी। इसमें हमने सारे ही चिन्हित कर लिए टिन शेड और उसमें ये देखा जा रहा है कि क्या इन लोगों के पास आवंटन है। जो टिन शेड बंद है उनको हमने नोटिस भी सर्व कर दिया है कि वो हमें कुछ समय के अंतराल में बता दें कि क्या उनके पास आवंटन है। अगर नहीं होगा तो उनको निकालने की कार्रवाई करी जाएगी। उधर कोटद्वार में बेस अस्पताल में पिछले 1.5 साल से जेनेरिक दवाइयों का केंद्र बंद है और कई अस्पतालों में भी सस्ती दवाई मरीजों को नहीं मिल पा रही है। मजबूरन मरीजों को बाजार में महंगी दवाइयां लेनी पड़ती हैं। सीएमओ का कहना है कि कम वेतन मिलने के कारण कोई भी फार्मासिस्ट जेनेरिक दवा केंद्रों पर टिक नहीं पा रहा है। उन्होंने कहा है कि रेड क्रॉस से बात कर फार्मासिस्ट का वेतन बढ़ाने का फैसला लिया गया है। अब क्योंकि अब नया हमने वो निकाला है सैलरी का, तो यहाँ पे भी दोबारा से प्रयास किया जाएगा कि कोई फार्मासिस्ट यहाँ अपॉइंट हो जाए और वो उसको संचालन कर सके। उसके अलावा प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र भी एक स्कीम है, इसके द्वारा भी यहाँ पे कई लोगों के द्वारा आवेदन किए गए हैं बेस हॉस्पिटल कोटद्वार के लिए, तो उसके लिए हम विज्ञप्ति एक निकालेंगे। उत्तराखंड में खेल विभाग तो है, लेकिन खेल विभाग का ना कोई विजन है और ना ही कोई नीति है। यह हम नहीं बल्कि उन खिलाड़ियों का कहना है जो सालों से खेलों की तैयारी तो कर रहे हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता कि वो किस कैटेगरी और क्लास में खेलें। टोक्यो ओलंपिक में पैरा खिलाड़ियों के टैलेंट और मेहनत का लोहा विश्व ने माना। उत्तराखंड के पैरा खिलाड़ी भी मानते हैं कि प्रदेश में भी टैलेंट की कमी नहीं है, लेकिन खेल विभाग का रवैया इतना लचर है कि खिलाड़ी संसाधनों की कमी के साथ साथ बिना विजन के ही मेहनत कर रहे हैं। न कैटेगरी का पता है और न ही क्लास का, न ही किस खेल में उन्हें पार्टिसिपेट करवाया जाए इसकी कोई तैयारी है। जैसे कि हमारे बच्चों को एक प्रॉपर्ली मॉनिटरिंग नहीं है। हमारा जो दिव्यांग प्रदेश का जो पैरा खिलाड़ी है उसको ये नहीं पता है कि वो किस क्लास का खिलाड़ी है, उसे क्या इवेंट है, उसके क्या है, उसका क्लासिफिकेशन नहीं है प्रॉपर्ली। और खेल मैं कहना चाहता हूँ कि खेल विभाग थोड़ा जिम्मेदारी ले कि हमारे जितने भी पैरा खिलाड़ी हैं, 950 से भी ज़्यादा हमारे प्रदेश के अंदर पैरा खिलाड़ी जो राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तर पर खेल रहे हैं, इनकी एक प्रॉपर क्लासिफिकेशन हो ताकि उनको पता चले कि मेरी क्लास क्या है और मेरा इवेंट क्या है, मेरा खेल क्या है। वहीं जो खिलाड़ी खुद की मेहनत से देश के लिए मेडल लाए, प्रदेश में उनकी स्थिति ये है कि आज वो सड़कों पर ठेला लगाने को मजबूर हैं। पैरा शूटिंग में अब जो सिनेरियो है, इतनी अच्छी फैसिलिटीज मिल रही हैं, मेरे टाइम पे नहीं थी। मैंने तो बिना कोच के आज तक, सरकार को समझ नहीं आ रही कि मैंने जितने मेडल जीते हैं बिना किसी कोच के या कोचिंग के जीते, अपने दम पे जीते हैं। सरकार को, मुझे नहीं समझ आ रहा कि सरकार को मेरी उपलब्धियां क्यों कम लगती हैं। वो पहली है, अच्छा है, देश का नाम रोशन किया है, बट वो रास्ता खोलने वाली तो मैं ही थी ना, मेरे पहले तो लड़कियां थी नहीं। अब प्रोत्साहन की कमी कहें या फिर खेल के प्रति जागरूकता का अभाव, जो खिलाड़ी देश का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं आज उनकी दुर्दशा है और सुध लेने वाला कोई नहीं है। भारती सकलानी, न्यूज़ 18, देहरादून। उधर देवप्रयाग के पास तोता घाटी में 5 दिनों से बंद बद्रीनाथ हाईवे को आखिरकार खोल दिया गया है, जिसके बाद वैकल्पिक मार्गों पर लोगों के अतिरिक्त सफर की मजबूरी फिलहाल खत्म है। हालांकि हाईवे से सटी ऊंची पहाड़ियों के ऊपर अब भी लटकती चट्टानों के गिरने का खतरा है। पीडब्ल्यूडी एनएच के अधिकारियों ने जनता से भूस्खलन के लिहाज से संवेदनशील क्षेत्रों से गुजरते वक्त सावधानी बरतने की सलाह उन्हें दी है। लगातार विभाग के सभी प्रयासों करने के बाद वाहनों के लिए खोल दिया गया है, लेकिन फिर भी जो आवाजाही यातायात कर रहे हैं, वहां से आने जाने का लोग कर रहे हैं प्रयास,
उनसे भी मेरा निवेदन रहेगा कि वो बहुत ज़्यादा सावधानी के साथ ही उस पर्टिकुलर 2-3 किलोमीटर की स्ट्रेच में अपना आवागमन करें। उत्तराखंड में पहाड़ से लेकर मैदान तक सैकड़ों गांव ऐसे हैं जो आज भी एक अदद रोड के लिए तरस रहे हैं। हालात तो ये है कि 400 से ज्यादा रोड जंगल के नियमों में फंस गए हैं, लेकिन अब चुनाव आए तो फिर रोड का जिन भी बाहर आ गया है। उत्तराखंड में 416 सड़कों के प्रस्ताव ऐसे हैं जिनको सरकारी फाइलों से बाहर आने का इंतजार है। मुख्य अड़चन है फॉरेस्ट क्लियरेंस। अटकी हुई इन सड़कों में सबसे ज्यादा अल्मोड़ा में 93 प्रस्ताव हैं, नैनीताल में 63, रुद्रप्रयाग में 47, पिथौरागढ़ में 46, चमोली में 35, उत्तरकाशी में 32 और पौड़ी में 31, तो देहरादून में 20 और बागेश्वर में भी 20 ही सड़कों के ऐसे प्रस्ताव हैं। सड़कों के प्रस्ताव जंगल के नियमों से अटके हैं। अब चुनाव से ठीक पहले दावे और वादे एक बार फिर शुरू हो गए हैं। जो 20-20 साल पुराने मामले थे, जो सड़क 20 साल पहले स्वीकृत हुई थी, उस ऐसी सड़कों को मैंने अपने समय में वन अधिनियम में क्लियरेंस दी है। कहना बड़ा सरल होता है। उनके समय में, अब दुर्भाग्य से उस सरकार में भी हम थे, इसलिए मैं कोई टिप्पणी नहीं कर रहा हूं, लेकिन इतनी लंबी प्रक्रिया है फॉरेस्ट क्लियरेंस की कि ये पहली बार मैंने उसका सरलीकरण किया है। अब कांग्रेस ने इस पर तीखा हमला किया है और साफ कहा है कि डबल इंजन की सरकार सिर्फ बहाना बना रही है। उनकी सरकार आएगी तो ये सारी सड़कें मंजूर कर देंगे। अगर डबल इंजन की सरकार होते हुए अगर ये बहाना हो कि ये विकास के कार्य फॉरेस्ट की वजह से अटके हैं, तो मैं समझता हूं कि ये तो सिर्फ बहानेबाजी है। वहां भी इनकी सरकार, यहां भी इनकी सरकार, और बहाना कर रहे हैं कि फॉरेस्ट की वजह से सब आपके विकास कार्य अटके हुए हैं। तो उस विकास कार्य को पूरा करने के लिए अब कौन सी सरकार लानी पड़ेगी? और निश्चित रूप में उस कार्य को पूरा करने के लिए कांग्रेस की सरकार लानी पड़ेगी, तब जाके वो फॉरेस्ट की कार्रवाई क्लियर होंगी। सिर्फ सड़क ही नहीं बल्कि राज्य में पेयजल समेत सैकड़ों विकास कार्य फॉरेस्ट के नियमों में अटके हैं। अब उम्मीद है कि चुनाव के बहाने ही सही, लेकिन कुछ फाइलों की धूल तो साफ हो ही जाएगी। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। खबर देहरादून से आ रही है। यहां केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने बीआरओ और पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों की बैठक ली है। इस बैठक में बॉर्डर की सड़कों को लेकर बात हुई, जिसमें रक्षा राज्य मंत्री ने कहा है कि पीडब्ल्यूडी और बीआरओ मिलकर काम करें। साथ ही अजय भट्ट ने भरोसा दिया है कि बॉर्डर के अलावा भी राज्य में अन्य सड़कों के लिए भी बीआरओ मदद देगा। सड़कों का किस तरीके से काम होना चाहिए, मेरे साथ बातचीत करने के लिए केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट हैं। सर, क्या आपने निर्देश दिए हैं? मैंने कहा है कि बीआरओ और पीडब्ल्यूडी, एनएचएआई, एनएच, जितनी भी एजेंसीज यहाँ पर काम कर रही हैं, आखिर हम सबका उद्देश्य अच्छी सेवा देना है और लगभग हमारा काम भी एक जैसा है, इसलिए हम मिलके करें। जब भी हमारी यहाँ की सरकार हमें बुलाएगी, बीआरओ को बुलाएगी, वो वहाँ अपनी सेवा देंगे, अपनी राय देंगे, जो तजुर्बा है वो तजुर्बे से काम करेंगे। तो हम पारस्परिक सहमति से कई मुद्दों को सुलझा सकते हैं। सिर्फ करने का तरीका आना चाहिए और अपना दिल बड़ा करना पड़ेगा। आखिर हम सब देश की संस्थाएं हैं, प्रदेश में काम कर रही हैं, हम बाहर के लोग नहीं हैं। तो एक यूनिटी के रूप में मिलकर हम काम करेंगे तो उसका आनंद भी आएगा और काम भी बहुत अच्छे तरीके से होंगे। राकेश रावत के साथ दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18 देहरादून। पिछले दिनों हुई बारिश के बाद अब पहाड़ की लाइफलाइन पर बड़ा संकट नजर आ रहा है। हालात ये हैं कि कभी भी पहाड़ जाने वाली सड़कें बंद हो सकती हैं। आफत की तरह बरसी मॉनसूनी बारिश ने सड़कों के लिए खतरा पैदा कर दिया है। हल्द्वानी को पहाड़ से जोड़ने वाली भीमताल सड़क भी अब बड़ी गाड़ियों के लिए नहीं खुल सकी है, तो ज्वालाकोट मार्ग भी कई जगहों पर धंसने की कगार पर है। रानीबाग से भवाली तक हालात ये हैं कि भूस्खलन, सड़क में धंसाव और दरारें बड़े संकट दिखा रही है। हल्द्वानी नैनीताल रोड कई स्थानों पर टूट रही है, तो भवाली नैनीताल सड़क भी कभी भी बंद हो सकती है। से जो पहाड़ की जितनी भी रोडें इस समय जो है बंद पड़ी हैं, ये सरकार की कमियां हैं और जो वहाँ मुख्य अभियंता, विभागाध्यक्ष और इतने मुख्य अभियंता, 19 मुख्य अभियंताओं का जो उत्तराखंड में गठन किया गया है, इनकी नाकामी की वजह से जो है उत्तराखंड की इतनी रोडें जो है आज बंद पड़ी हैं, जिसके लिए जो है जनता को जो है काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, बागेश्वर, चंपावत जाने वाली सड़क हल्द्वानी के मुहाने पर ही खस्ता हाल है।
हालांकि डीएम का कहना है कि सड़कों को पहले शॉर्ट टर्म के आधार पर खोला जाएगा, फिर लॉन्ग टर्म कार्य योजना तैयार की जाएगी। इसमें देखिए, एक तो शॉर्ट टर्म प्लानिंग हमारी क्या हो सकती है कि तात्कालिक जो राहत देने वाले जो काम हो सकते हैं वो अभी हम करेंगे। लॉन्ग टर्म की प्लानिंग वो बाद में हम करेंगे कि कैसे हम इसका परमानेंट ट्रीटमेंट कराएं। अगर हम परमानेंट ट्रीटमेंट कराते हैं तो कल के दिन में भविष्य के लिए भी वो अच्छा होगा। बहरहाल सड़कों की इस समय जो हालत है उससे लगता है कि कभी भी पहाड़ का सफर मुश्किल भरा हो सकता है। अगर इन सड़कों पर ठोस काम नहीं हुए तो ये सड़कों के जख्म नासूर बनने में देर नहीं लगाएंगे। न्यूज़ 18 के लिए नैनीताल से वीरेंद्र बिष्ट की रिपोर्ट। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव वल्लभ ने देहरादून में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्र सरकार पर हमला बोला। कहा, मोदी सरकार सिर्फ घोषणाएं करती है, पब्लिक सेक्टर की कंपनियों को निजी हाथों में दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने देश को हमेशा आगे बढ़ाया है और कांग्रेस देश को लूटने नहीं देगी। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी देश के हर उस मुद्दे को उठा रहे हैं जो जनता के लिए जरूरी है। भी बड़ा मुद्दा था देश का, भले ही वो किसान का हो, भले ही वो चीन के लोग हमारी जमीन पे हथिया के बैठे हैं, भले ही वो नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन हो, भले ही वो गैस डीजल पेट्रोल के दाम की बढ़ोतरी हो, किसने उठाया? अंतरात्मा पे हाथ लगा के पूछिए, जवाब मिलेगा राहुल गांधी जी। और किसी ने वो मुद्दे नहीं उठाए और ना किसी में इतना करेज है कि वो इस मुद्दे उठा सके। चीड़ के पेड़ों को हमेशा ही गैर जरूरी कहा गया, लेकिन जीबी पंत हिमालय पर्यावरण संस्थान के अध्ययन में पता चला है कि चीड़ बांज से भी ज्यादा उपयोगी है। कार्बन डाइऑक्साइड सोखने सहित रोजगार देने में चीड़ बांज से भी ज्यादा आगे है। पर्यावरण को समृद्ध रखने के लिए बांज एक उपयोगी पेड़ है, लेकिन एक अध्ययन से पता चला है कि बांज से ज्यादा चीड़ के पेड़ पर्यावरण को बनाए रखने में सक्षम हैं। कार्बन डाइऑक्साइड को सोखने में चीड़ के पेड़ बांज की तुलना में कहीं ज्यादा बेहतर हैं। चीड़ के केस में ऐसा पाया इसलिए गया क्योंकि चीड़ की ग्रोथ बहुत फास्ट है, तो नेचुरली अगर ग्रोथ फास्ट है तो वो ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, तभी ज्यादा उसका आपकी फोटोसिंथेसिस होकर के वो ग्रो कर रहा है। पर ये बहुत प्रारंभिक आंकड़े हैं। वन विभाग भी जीबी संस्थान के इस अध्ययन से सहमत है कि जो पेड़ जितनी तेजी से बढ़ेगा वो उतना ही कार्बन डाइऑक्साइड सोखेगा। वैसे भी वन विभाग चीड़ को इसलिए उपयोगी मानता है कि चीड़ के पेड़ों से निकलने वाला लीसे कई लोगों को रोजगार देता है। तो चूंकि चीड़ बहुत तेजी से बढ़ता है और उसमें जो कार्बन और अवशोषित करने की जो क्षमता है, लकड़ी बनाने की क्षमता है, वो बाकी अन्य प्रजातियों की तुलना में सबसे ज़्यादा है, तो इसलिए निस्संदेह रूप से चीड़ जो है कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन में पहाड़ी प्रजातियों में सबसे अच्छा है। उत्तराखंड में वनों का क्षेत्रफल 38,000 वर्ग किलोमीटर में है, जिसमें से 16% क्षेत्र में चीड़ है। पिछले एक दशक से वन विभाग भी चीड़ को रोकना बंद कर दिया है और चौड़ी पत्तों के पेड़ों पर जोर दिया है। नए अध्ययन से अब चीड़ की अधिक उपयोगिता के चलते शायद अब फिर से चीड़ को रोपना शुरू किया जाए। न्यूज़ 18 के लिए अल्मोड़ा से किशन जोशी की रिपोर्ट। और अब नजर डाल लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। हेडलाइन प्रेजेंटेड बाय